गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे बी हैप्पी विद दिनेश के दत्त। हम डिस्कस कर रहे हैं बुक डी क्लटर योर माइंड रिटन बाय एस जे स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट। हम इस बुक का थर्ड सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहली स्ट्रेटजी जिसका नाम था बी मोर प्रेजेंट, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और आज हम स्ट्रेटजी नंबर 2 जिसका नाम है गेटिंग अनस्टक फ्रॉम पास्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट आपको दोबारा से मैं फिर से याद करा दूं, बेनती आप सभी से कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकूं और आप लोगों के लिए मैक्सिमम आपकी हेल्प कर सकूं लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 2 जो कि है डी क्लटरिंग योर रिलेशनशिप्स के लिए, इस सेक्शन में ये आती है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे उनकी क्लटरिंग को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसमें सेकंड स्ट्रेटजी है, दैट इज़ गेटिंग अनस्टक फ्रॉम द पास्ट। इसके हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑथर कहते हैं कि हम जो है अपने पास्ट में घूमते रहते हैं। हम अपने पास्ट की जो बुरी घटनाएं होती हैं हमारी लाइफ में, उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, उनके बारे में नेगेटिविटी स्पायरल में घूमते रहते हैं, उसमें धंसे रहते हैं। जो बुरी घटनाएं हमारी लाइफ में होती हैं पास्ट में, उनके बारे में सोच सोच के हम अपना जो है एट प्रेजेंट जो मोमेंट है हम उसको भी ख़राब करते रहते हैं। तो ये एक रीरूमिनेटिंग की जो आदत है, हमें बार बार एक मेंटल स्क्रीन पे एक जो फिल्म रीवाइंड हम करते रहते हैं या चलती रहती है, ये एक हमारा बहुत नेगेटिव ट्रेट है हमारा ह्यूमंस का। इससे क्या है कि हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा एक तो प्रेजेंट जो मोमेंट है वो हमारा स्पॉइल होता है, दूसरा हमारा जो है मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, तीसरा जो हमारा है मेंटल क्लटर जो है वो भी बढ़ता जाता है। और इससे और क्या होता है कि हमारे जो रिलेशंस हैं और वो ब्रेक होते रहते हैं। और उसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किस किस तरह के रिलेशंस के बारे में सोचते रहते हैं, जो हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं पास्ट की। वो फॉर एग्ज़ाम्पल होती हैं टूटा हुआ प्यार है, या हमारे बच्चे जो हैं बड़े हो गए, हमें छोड़ के चले गए हैं, हमारे दोस्त जो हैं हमारे वो हमारे से बात नहीं करते हैं, या हमारे सिबलिंग्स जो हैं वो अब दूर चले गए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सोच के हम जो है परेशान होते रहते हैं। इंस्टेड ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट, हम जो प्रेजेंट में अपना पॉजिटिवली ज़िंदगी को जीने की बजाय हम इन चीज़ों के बार बार सोच के जो है अपनी मेंटल स्ट्रेस को या मेंटल क्लटर को बढ़ाते रहते हैं। और इन ये जो यादें हैं इनके साथ, क्योंकि ऑब्वियस है पेन और स्ट्रेस एसोसिएटेड होता है, तो इससे क्या होता है कि ये जो वूंड्स हैं, ये जो घाव हमारे अंदर कर देते हैं हमारे माइंड पे, हमारे दिल पे, जो सो कॉल्ड ये जो वूंड्स हैं ये भरते नहीं हैं, ये सालों से हमारे पड़े हुए हैं अंदर, हमें परेशान कर रहे हैं क्योंकि ये हील अप नहीं हुए हैं। और इससे हमारी जो है लाइफ जिसे कहते हैं इट्स बिकम टोटली हेल। तो हमें ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, और इससे फिर आगे क्या ट्रिगर होता है, ये जब ये सारी नेगेटिव थिंकिंग और ये हमारी पास्ट की जो मेंटल फिल्म चलती रहती है, रीवाइंड होती रहती है, उससे हमें शेम, गिल्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, इस तरह की जो हैं ये भावनाएं हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं, ये रिजल्ट इन करती हैं। इसके बाद फिर हमें फ़िज़िकल जो हैं, लास्टली जो है फ़िज़िकली हमें बॉडी पे इन फॉर्म ऑफ वेरियस इलनेसेस, बीमारियों के रूप में ये पॉप अप होनी शुरू हो जाती हैं। ऑथर कहते हैं कि जो रिलेशंस हैं हमारी लाइफ में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हम इससे भाग नहीं सकते हैं। ये हम सोशल एनिमल हैं, तो हमें सोसाइटी में हमारे रिलेशंस हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, और ये हमें इनके बिना कहीं नहीं जा सकते हैं, हमें ये निभाने पड़ते हैं। नो डाउट इनमें कुछ रिलेशंस ऐसे हो जाते हैं, कुछ समय का सिस्टम ऐसा हो जाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो हमारे रिलेशन जो हैं पेनफुल हो जाते हैं हमारे लिए, और उनसे निकल पाना हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि
वो जो हमारे रिलेशन हैं ख़त्म भी हो जाते हैं, वो कट ऑफ भी हो जाते हैं, बट उसके बावजूद भी वो जो हैं हमारे माइंड में वो उनका जो मेंटल पिक्चर है, वो फिल्म है, वो रिवाइंड होती रहती है। कम से कम आफ्टर 25-30-50 साल बाद भी वो जो मेमोरीज़ हैं, वो बैड मेमोरीज़ हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, वो हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं और हमें परेशान करती रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे मेंटल एज वेल एज़ फिज़िकल पेन का कारण बनती हैं। और इसमें ये जो डिसहार्टन होते हैं हम, जो हमारे हार्ट में जो हैवीनेस होती है, जो माइंड में और क्लटर भरता है, इसमें सबसे बड़ा जो होता है कि हमारी जो फिज़िकल एनर्जी है वो ड्रेन आउट होती है, और उससे हम जो ज़िंदगी में कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। हम जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं हमारी, वो भी सफ़र करती हैं इससे। और ये जो दिमाग में ये जो खुराफातें या ये जो नेगेटिविटी जो और या मेंटल क्लटर या ये जो बुरी घटनाएं जो हमारे दिमाग में एक फ़िल्म की तरह घूमती रहती हैं, ये कई बार तो ये अनकॉन्शियसली ना चाहते हुए भी हमें पता भी नहीं होता, फिर भी ये दिमाग में हमारे पीछे चलती रहती हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और हम अनकॉन्शियसली उनको रिजॉल्व करने की भी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसका सल्यूशन कुछ निकलता नहीं है। बट उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है हमारे फिज़िकल और मेंटल पीस पे वो ज़रूर पड़ता है, उसका हमें नुकसान ज़रूर होता रहता है। तो अब सवाल आता है कि हम इस चीज़ को कैसे अवॉइड करें, हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आएँ ताकि हम मेंटल पीस मिल सके, और इस तरह की जो फ्रस्ट्रेशन है रिलेशंस की, इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड करें। तो इसमें एक ऑथर हुए हैं, एक रिनाउंड ऑथर हुए हैं, एकार्ट टोले। उन्होंने एक रिनाउंड बेस्ट सेलिंग बुक भी लिखी है, द पावर ऑफ नाउ। उनमें उन्होंने कहा है कि हम ये जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं, जो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ हैं, हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। और वो किस तरीके से कि हम अपनी जो है अपने आप को प्रेजेंट में रखें, हम जो लाइफ जो है हम प्रेजेंट में जिए, इंस्टेड ऑफ कि हम अपने दिमाग को पीछे पास्ट में लेके जाएं, फिर वो पास्ट में आपकी मेमोरीज़ आपको याद आएँ, फिर आप उस नेगेटिव स्पायरल में घूमना शुरू हो जाएं, फिर आप परेशान हों फिज़िकली मेंटली। तो उसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप प्रेजेंट में जिएँ। आप अगर माइंड आपका पीछे को भागता है, पास्ट में भागता है, या पीछे को मेमोरीज़ को याद करने की कोशिश करता, तो इमीडिएटली आप अपने माइंड को प्रेजेंट में लेके आइए, प्रेजेंट मूवमेंट में लेके आइए। दूसरा है कि फ्लिपिंग योर विंग्स, या और प्लस मेटाफॉर्मिकली जो एक स्पीकिंग है, मेटाफॉर्मिकल स्पीकिंग, इसमें क्या करते हैं, ये एक NLP की टेक्निक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक है, मेटामॉर्फिकल स्पीकिंग। इसमें कुछ कमांड्स देते हैं वो, उससे क्या होता है कि हमें एक माइंड को हम कमांड देते हैं तो हमारा माइंड जो है उसको फॉलो करता है, और ये जो एक क्लटर है हम उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। चलो हम उसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट दिस इज़ अनदर वे। और इसमें और तीसरा है कि हम जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो पुरानी ऐसी नेगेटिव थॉट्स या माइंड में ऐसा क्लटर है, या दिमाग में ऐसी बातें घूमती हैं, पेनफुल मेमोरीज़ घूमती हैं, उनको जो है हमने उसमें से निकल के प्रेजेंट में मोमेंट में हमने रहने की कोशिश करनी है। तो ये एक तरीका है जिससे हम इन सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं, और एक हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट या सबसे बड़ा जो ऑथर ने बताया है कि सॉल्यूशन जो है वो है कि आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करिए, या प्रेजेंट में जीने की कोशिश करिए, या प्रेजेंट में जीने की आदत डालिए। हालांकि ये कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, और इसको आप प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हैं। और विद प्रैक्टिस ये आपको जब आ जाएगा तो आप जो है आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, और धीरे धीरे क्या है वो जो आपकी पेनफुल मेमोरीज़ को याद करके आप पास में जीते रहते हैं, वो आदत आपकी धीरे धीरे छूट जाएगी। और आपको ये जो है टेक्निक जो है ये नो डाउट इसको आपको मास्टर करना पड़ेगा, और मास्टर करने के लिए आपको इसमें चैप्टर में
ऑथर ने 3 टेक्निक्स हमारे साथ शेयर की हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली टेक्निक है रिजॉल्व व्हाट यू कैन। इसमें ऑथर कहते हैं कि हमारी जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ होते हैं कुछ लोगों के साथ, कई बार क्या होता है हमारे कुछ किसी के साथ कोई इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ कुछ रह जाते हैं कुछ लोगों के साथ, जो हम उनका सल्यूशन नहीं करते हैं, उनको अनरिजॉल्व छोड़ देते हैं। तो वो अनरिजॉल्व जो इश्यूज़ हैं लोगों के साथ कुछ हुए, तो वो हमारी मेमोरी में रह जाते हैं, वो हमें परेशान करते रहते हैं। तो हमें उन पे काम करना चाहिए। उसमें काम क्या करना चाहिए, उन इश्यूज़ को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। और रिजॉल्व कैसे करना चाहिए, आपको इनिशिएट करना चाहिए अपनी तरफ से, अपनी ईगो को एक तरफ रखते हुए उस बंदे के साथ आपको मिलना चाहिए, उसको मिल के उसके साथ बैठ के उस इशू पे आपको डिस्कस करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, उस बंदे की पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को समझना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहिए, और उस इशू को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि नो डाउट सामने वाला जो है इसमें एरोगेंट हो जाता है या उसको नहीं समझने की कोशिश करता वो बट आपको स्किलफुली जो है उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि आपके पीस ऑफ माइंड की बात है, आपकी फ्यूचर की लाइफ की बात है आप में। तो उस चीज़ को बचाने के लिए और अपने जो मेंटल क्लटर को घटाने के लिए या आपकी पेनफुल मेमोरीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको ये तरीका अपनाना चाहिए। और इसका बेनिफिट ये है कि आप दूसरे के साथ जब डिस्कस करते हैं, उसकी बातों के उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करते हैं, तो अल्टीमेटली जो है आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपका जो है एक तरीके से फाइनल आपको बढ़िया कम्युनिकेशन से या हेल्दी कम्युनिकेशन से ये आप कर पाते हैं और आप फाइनली जो है सॉर्ट आउट हो जाता है इशू। सेकंड टेक्निक है चैलेंज योर स्टोरी। ऑथर कहते हैं कि जब भी हम कोई दिमाग में हमारे कुछ नेगेटिव चीज़ चल रही होती है, जो हम कोई हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव सोच के रिगार्डिंग माइंड में कुछ चल रहा होता है, कोई फिल्म चल रही होती है, रिवाइंड दोबारा हमारे घूमती रहती है, तो दोबारा जब वो घूमती रहती है कुछ नेगेटिव बात, तो हम उसको सच मानना शुरू कर लेते हैं कि ये जो मेरा परसेप्शन है उस बात के प्रति वो सच है। हम अपने उस परसेप्शन को बार बार सोच के उस चीज़ को बार रिपीट कर करके उसको सच बना लेते हैं, उसको ये मान लेते हैं कि ये जो मैं सोच रहा हूँ यही सच है, जबकि वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हो। और जो सामने वाले ने जो हरकत की है, सामने वाले ने जो रिएक्शन उस इंटरेक्शन के दौरान जो दिया है, उसमें हो सकता है वो उसका भी कुछ एक्शन जो हैं वो सही हों। ज़रूरी नहीं है कि आपकी परसेप्शन सही हो, उसकी परसेप्शन भी सही हो सकती है, लेकिन आप रिपीटेडली उस बात को अपने माइंड को बार बार बोल के उसको ये परसीव कर लेते हैं कि आप सही हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसमें इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आपको अपनी थॉट को या अपनी सो कॉल्ड पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है या सोचने का नज़रिया है, उसको चैलेंज करना चाहिए। उसको चैलेंज करने का मतलब क्या है, उसको चैलेंज करने का मतलब ये है कि आपने जो सामने वाले का पर्सपेक्टिव है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, अपने को सामने वाले के शू में डाल के उसको अपने आप को उसकी जगह पर रख के सोचना है कि सिचुएशंस कैसी हैं और क्या वो सही हैं या कहाँ उस पर गलती है। तो जब आप इस तरीके से उसको उस पर्सपेक्टिव से, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, समझते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और अकॉर्डिंगली आप फिर एक्शन ले सकते हैं। अगर आप गलत हैं तो फिर आप अकॉर्डिंगली माफ़ी मांग सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी है। मतलब उस चीज़ को आपको पिक्चर पहले क्लियर होनी चाहिए कि इशू क्या है। ज़्यादातर क्या होता है, हम एरोगेंट हो जाते हैं, हम अपनी गलती नहीं मानते हैं। क्योंकि हम अपना ही पर्सपेक्टिव बना के अपने आप को सही बताना शुरू कर देते हैं। और इसमें कुछ 3-4 हमें अपने को क्वेश्चन पूछने चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम जो है पर्सपेक्टिव हमारा सही है या गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो हमारी घटना हुई है हमारे और सामने वाले में, वो उसको सामने वाला किस तरीके से ले रहा है, उसको कैसे देख रहा है। दूसरा,
जो घटना हुई है वो सामने वाला उसको सही इंटरप्रेट कर रहा है नहीं कर रहा है, या उसको कोई गलत तो नहीं मिस इंटरप्रेट कर रहा। तीसरा, आपकी जो मेमोरी है वो आप सही है या गलत है, आप उसके बारे में सही सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं। चौथा, आपका जो आप जो परसीव कर रहे हैं वो जो घटनाएं हुई हैं उसके उसी तरह से हुई हैं, या आपकी परसेप्शन जो है जो घटनाएं हुई हैं उससे डिफरेंट हैं। ये जो 3-4 चीज़ें हैं जब आप वैल्यूएट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी परसेप्शन सही है या गलत है। और इस जब आप इस एम्पैथेटिकली या इस दूसरे के परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचेंगे तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। तो एक तो आप उसकी सामने वाले की सिंपैथी गेन कर लेंगे और उसको अच्छा महसूस होगा और वो भी शांत हो जाएगा, और आपका भी जो सो कॉल्ड मेंटल स्ट्रेस है, जो इमोशनल इम्बैलेंस है वो कम हो जाएगा। और दूसरा ये जो है फाइनली ये इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट और इम्प्रेसिव तरीका है सॉर्ट आउट करने का किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इशू को। इससे पहले कि आप उसको बारे में बार बार सोच सोच के मेंटल क्लटर इकट्ठा करें, दिमागी तौर पे परेशान हों, या एक तरह से आप सो कॉल्ड स्ट्रेस का रीज़न बन जाए आपके लिए। थर्ड है ऑफर फॉरगिवनेस। इसमें कहते हैं जो अगर पास में कोई इशू हुआ है आपके किसी बंदे के साथ, तो वो जो बंदा है तो ज़रूरी नहीं है, मे बी मे नॉट भी वो कि आपको उस गलती के लिए वो माफ़ी मांगे या वो गलती माने। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप उस बंदे को माफ़ कर सकते हैं, चाहे उसकी गलती है या नहीं है, आप उसको माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको फिज़िकली उसको फ़ेस टू फेस सामने जाना है, आप उसको मेंटली एज वेल एज फ्रॉम बाय हार्ट आप उसको माफ़ कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो इमोशनली जो हैं स्टेबल हो जाएंगे, आप हल्के हो जाएंगे, आप मेंटली तौर पे शांत हो जाएंगे, इमोशनली जो हैं आप स्टेबल हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, आप अपने आप को फ्री कर लेंगे सो कॉल्ड जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी आपको हो रही है इसकी वजह से। और एक ऑथर, रिनाउंड ऑथर हुए हैं डॉक्टर वार्न डायर, उन्होंने एक उनकी एक कोट है, उन्होंने कहा है कि आपकी जो फॉरगिवनेस की जो एक क्वालिटी है या ट्रेट है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं तो आपकी जो आप में माफ़ करने के गुण जो है ये होना चाहिए। तो यहाँ से पता चलता है कि आप अगर फॉरगिव करते हैं किसी को, चाहे उसकी गलती है या नहीं है, तो भी आपको माफ़ करना चाहिए। और नो डाउट जो ऑफेंडर होता है, जिसकी गलती हुई एक्चुअल में होती भी है, वो कभी गलती अपनी मानता नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके पास इतना आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपके पास ये स्किल होना चाहिए कि आप इन स्पाइट ऑफ दैट आप उस बंदे को माफ़ कर दें। और इससे फ़ायदा आपको ही होगा, क्योंकि आपको ही जो सो कॉल्ड शांति मिलेगी, आपका दिमाग शांत होगा, आपके दिल में जो है शांति होगी, और आप उस घटना को बार बार सोच के परेशान नहीं होंगे। और इसमें एक और बात है कि आपने पहले सामने वाले को माफ़ करने से पहले आपने अपने आप को भी माफ़ करना है। वो किस तरीके से, क्योंकि इस घटना में हो सकता है कुछ आपसे भी गलतियाँ हुई हों, और उस गलतियों के लिए आपने अपने उन गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगनी है। और गलतियों की माफ़ी मांग के अपने आप को माफ़ करना है पहले। जब आप अपने आप को माफ़ कर देते हैं तो फिर आप कैपेबल हो जाते हैं, आप दूसरों को माफ़ करने के लिए आपको आसानी हो जाती है। और जब आप अपने आप को माफ़ कर लेते हैं और सामने वाले को माफ़ कर देते हैं, तो इस तरीके से ये जो है एक बहुत इजी हो जाता है इसको सिचुएशन को हैंडल कर पाना, और फाइनली जो है आप इस तरीके से सॉर्ट आउट कर लेते हैं ये प्रॉब्लम को। So this is all about this strategy number 2, that is getting unstuck from the past. ये स्ट्रेटजी नंबर 2 थी जो हमने डिस्कस की। कल को या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी नंबर 3। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपके साथ शेयर कर पाया हूँ और आप इसमें लर्न कर पाए होंगे, अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। कल के लिए या नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।